कुछ युद्ध तलवारों से जीते जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध इंसान के भीतर हमेशा चलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दी ओडेसी सिर्फ एक पौराणिक कहानी है जिसमें एक राजा समुद्र में भटकता रहता है और राक्षसों से लड़ता है, तो क्रिस्टोफर नोलन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। यह फिल्म किसी एडवेंचर की कहानी नहीं, बल्कि युद्ध के बाद टूट चुके इंसान के आत्मा की यात्रा है। नोलन ने होमर के हजारों साल पुरानी महाकथा को केवल रीमेक नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परत दी है जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। फिल्म का असली सवाल यह नहीं है कि ओडेसियस घर कब पहुंचेगा, बल्कि यह है कि क्या वह कभी अपने पुराने रूप में वापस लौट पाएगा। युद्ध खत्म होता है, लेकिन सैनिक के अंदर नहीं। फिल्म की शुरुआत ट्रॉय के युद्ध से होती है। मैट डेमन ने ओडेसियस के किरदार में सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को निभाया है जिसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि हजारों मौतों का बोझ दिखाई देता है। युद्ध जीत लिया गया है, लेकिन उसकी आत्मा हार चुकी है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। नोलन दिखाते हैं असली ओडेसियस समुद्र की नहीं, इंसान के दिमाग की होती है। हर फ्लैशबैक, हर सपना, हर भ्रम उसके टूटे हुए मानसिक संतुलन की एक नई परत खोलता है। फिल्म में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हेलेन के अपहरण को युद्ध की वजह नहीं बताया जाता। ओडेसियस अपनी पत्नी पेनेलोप को बताता है कि यह लड़ाई प्रेम के लिए नहीं, बल्कि व्यापारिक रास्तों और सत्ता के लिए थी। यानी हजारों लोग मरे, लेकिन कारण सिर्फ राजनीति और लालच था। यही नोलन की सबसे बड़ी टिप्पणी है। इतिहास अक्सर वीरता की कहानी लिखता है, लेकिन असली वजह सत्ता के गलियारों में छिपी रहती है। ट्रोजन हॉर्स वाला दृश्य पूरी फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा है। यह कोई साधारण लकड़ी का घोड़ा नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे किसी भूली हुई सभ्यता का विशाल देवता समुद्र की रेत से निकलकर शहर में प्रवेश कर रहा हो। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस जीत के लिए ओडेसियस को अपने ही साथी सैनोन को धोखा देना पड़ता है। वह जीत जाता है, लेकिन उसी दिन से अपराध बोध उसका पीछा नहीं छोड़ता। असली डर राक्षस नहीं, इंसान का टूटना है। साइक्लोप, लाइस्ट्रोगोनियंस, साइरेंस, शार्क, कैलिप्सो, ये सभी इस फिल्म में मौजूद हैं, लेकिन नोलन इन्हें केवल फैंटेसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखाते। ऐसा लगता है जैसे ये ओडेसियस के डर, अपराध बोध और मानसिक घावों के अलग अलग रूप हों। यही वजह है कि फिल्म में हर राक्षस सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर हमला करता है। जब ओडेसियस समुद्र में भटक रहा है, उसी समय उसकी पत्नी पेनेलोप अपने ही महल में कैद है। दर्जनों वर उससे शादी करना चाहते हैं। हर दिन एक नई दावत, हर दिन एक नई बेइज्जती, और हर दिन उम्मीद कि शायद उसका पति वापस लौट आए। एना हैथवे ने इस किरदार में बेहद शांत लेकिन दर्द से भरी परफॉर्मेंस दी है। वह तलवार से नहीं लड़ती, लेकिन उसका संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं। ओडेसियस का बेटा टेलेमसिस भी इसी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टॉम हॉलैंड ने उस बेटे के दर्द को दिखाया है जिसने अपने पिता को केवल कहानियों में जाना है। वह अपने पिता को खोजने निकलता है, लेकिन असल में वह अपनी पहचान खोज रहा होता है। फिल्म का सबसे रहस्यमय हिस्सा वह है जब ओडेसियस मृतकों की दुनिया में उतरता है। यह कोई साधारण नरक नहीं है। यहाँ आत्माएं जमीन के ऊपर झुकी हुई दिखाई देती हैं, जैसे वे कभी पूरी तरह मर ही नहीं पाई। नोलन इस पूरे दृश्य को इतने रहस्यमय तरीके से फिल्माते हैं कि आपको महसूस होने लगता है कि शायद मौत सिर्फ शरीर से नहीं होती, यादों की होती है। फिल्म के अंत में जब ओडेसियस अपने घर पहुंचता है, तो वह किसी विजेता राजा की तरह नहीं, बल्कि एक भिखारी के रूप में लौटता है। यह केवल दृश्य पहचान छिपाने के लिए नहीं है, यह दिखाता है कि युद्ध ने उससे उसकी पहचान ही छीन ली है। अब वह इंसान नहीं रहा जो कभी घर छोड़कर गया था। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को किसी साधारण मिथोलॉजी फिल्म की तरह नहीं बनाया। उन्होंने इसे अपराध बोध, खोई हुई पहचान और युद्ध के मानसिक प्रभावों पर आधारित एक विशाल सिनेमाई अनुभव बना दिया है। आईमैक्स पर फिल्माए गए दृश्य अकेलेपन को इतना विशाल बना देते हैं कि समुद्र भी एक किरदार जैसा महसूस होता है। होयटे वैन होयटेमा की सिनेमेटोग्राफी हर फ्रेम को किसी पुराने सपने जैसा बना देती और बैकग्राउंड स्कोर हर पल बेचैनी पैदा करता है।
ये मैट डेमन के करियर का सबसे परिपक्व अभिनय में से एक है। एना हैथवे बेहद प्रभावशाली लगी है। टॉम हॉलैंड भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत नजर आते हैं। रॉबर्ट पैटिंसन ने एंटीनस को एक ऐसा खलनायक बनाया है जिससे आपको नफरत होना तय है। जेंडिया चार्लिस टेरॉन और समांथा मार्टोन अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों में रहस्य और दिव्यता को जोड़ते हैं। फिल्म लगभग 3 घंटे लंबी है। कुछ संवाद धीरे और भारी लग सकते हैं। कई दृश्य प्रतीकों और रूपकों से भरे हुए हैं, इसलिए जो दर्शक केवल तेज एक्शन की उम्मीद करेंगे उनके लिए फिल्म धीमी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप नोलैन के फिल्मों की तरह हर दृश्य के पीछे छिपे अर्थ को समझना पसंद करते हैं तो यह अनुभव बेहद संतोषजनक है। दी ओडिसी सिर्फ एक मिथोलॉजी फिल्म नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो युद्ध जीतकर भी अपनी आत्मा हार चुका है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे लंबी यात्रा समुद्र की नहीं, घर लौटने की भी नहीं, बल्कि अपने भीतर वापस लौटने की होती है, और शायद कुछ लोग कभी लौट ही नहीं पाते। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग देता हूँ। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वे इंसान के भीतर हमेशा चलती रहती है। शायद यही असली ओडिसी है। धन्यवाद दोस्तों।